21 अप्रैल साल 1526 आज के दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर शहर पानीपत। उस दिन कुछ ऐसा घटने वाला था जिसने आने वाले भारतवर्ष की सीमाओं को बदल कर रख दिया था। इसी दिन बढ़ती हुई गर्मी के साथ दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी की विशाल 1 लाख से अधिक की सेना घोड़े और हाथियों के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके सामने थी फरगना से भगाए गए आक्रांता बाबर की 12 से 15 हजार की मुगलिया सेना, जिसने युद्ध के लिए किलेबंदी जैसी रूपरेखा बना ली थी। आने वाले दौर में दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा, इसी सनक के साथ एक विशाल युद्ध शुरू हुआ। इसी युद्ध को इतिहास के पन्नों में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के तौर पर याद किया जाता है। आखिर कैसे 1 लाख की विशाल सेना होने के बाद भी इब्राहिम लोदी 12,000 की मामूली सी बाबर की सेना से हार गया? कैसे रखी थी बाबर ने भारतवर्ष में मुगल वंश की नींव? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाबर को हिंदुस्तान में आने के लिए किसने दिया था निमंत्रण? क्या उस निमंत्रण का राणा सांगा से था कोई कनेक्शन? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आज देखिए निकपीडिया ओरिजिनल प्रेजेंट्स किस्सा पानीपत की पहली लड़ाई का। चलिए डिटेल रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। आज से करीब 500 साल पहले मौजूदा हरियाणा राज्य का पानीपत जिला अपने पहले संग्राम का साक्षी बनने वाला था। अगर वो संग्राम नहीं हुआ होता तो आज जो भारत है उसकी तस्वीर कुछ और होती। 21 अप्रैल साल 1526 को जो कुछ भी पानीपत के मैदान में हुआ था उसी को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। उस लड़ाई को केवल किसी एक राज सिंहासन या फिर तख्त के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि पूरे भारत में कब्जे के लिए लड़ा गया था। आपको बता दें कि इस कहानी के 2 कैरेक्टर्स हैं। पहला, उस दौर में काबुल का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर हम बाबर के बारे में बात करें तो उसे उसकी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद से कई बार बुरी तरह से मारकर भगाया गया था, जिसके बाद उसने अपनी एड़ी चोटी का दम लगाया और बहुत मुश्किलों के साथ काबुल के ऊपर कब्जा कर पाया। किताब द बैटल्स दैट शेप्ड इंडियन हिस्ट्री में दर्ज है कि मुगल्स को पर्शियन या तो यूं कहें फारसी में मंगोल्स कहा जाता है। वो एक ऐसा दौर था जब मुगल्स के अलग अलग पावर सेंटर्स में सत्ता के लिए स्ट्रगल चल रहा था। उसी स्ट्रगल का फायदा बाबर भी उठाना चाहता था। इसी के साथ साल 1504 ही वो साल था जब बाबर काबुल के ऊपर बड़ी मुश्किल से कब्जा कर पाया था। उस समय बाबर की शक्ति और सेना को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। 1504 में काबुल के ऊपर कब्जा करने के बाद बाबर ने काबुल को अपना बेस बनाया और तब उसके मन में उसके बचपन के सपने ने फिर से नया रूप लिया। वो सपना कुछ और नहीं था बल्कि हिंदुस्तान को लूटने का सपना था। उसे किसी भी हालत में दिल्ली के ऊपर कब्जा करना था। लेकिन बाबर को इस बात का अंदाजा था कि अभी उसके पास उतना सेना बल नहीं है, इसलिए उसने अपने मन के घोड़ों पर लगाम लगाया और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के विचार को कुछ समय के लिए टाल दिया। एक तरफ काबुल में बाबर अपनी सेना को मजबूत कर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी नजर दिल्ली के तख्त के ऊपर थी। तब दिल्ली के तख्त के ऊपर लोदी वंश का इब्राहिम खान लोदी बैठा हुआ था। पानीपत की जमीन में लड़ी गई पहली लड़ाई का यही लोदी वंश का तीसरा शासक इब्राहिम खान लोदी दूसरा मेन कैरेक्टर या फिर यूं कहें किरदार था। अब इस कहानी में वो मोड़ आ चुका है जब हम उस सवाल का जवाब दें कि आखिर बाबर को हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? क्या उस निमंत्रण का राणा सांगा से भी कोई कनेक्शन था? उस दौर में दिल्ली के तख्त पर बैठे इब्राहिम खान लोदी का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। वो सिर्फ इब्राहिम खान लोदी का भाई ही नहीं था बल्कि उसके मन में दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने का सपना भी काफी समय से पल रहा था। इस सपने की भनक इब्राहिम लोदी को लग गई थी, इसीलिए उन दोनों के बीच में कुछ पावर स्ट्रगल्स भी चल रहे थे, जिसकी वजह से सिकंदर लोदी को दिल्ली छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और इसी कारण सिकंदर लोदी और उसके साथियों ने काबुल में बैठे बाबर के पास अपना एक दूत भेजा। सिकंदर लोदी और उसके साथियों ने यह सोचकर बाबर के पास अपना दूत भेजा था कि बाबर तो एक लुटेरा है, वो हिंदुस्तान आएगा, इब्राहिम लोदी को मारकर कुछ लूटपाट करके वापस बाकी लुटेरों की तरह अपने वतन लौट जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। वो हिंदुस्तान आया, यहां लूटपाट की और उसे हिंदुस्तान की धन संपदा इतनी अच्छी लगी कि वो यहीं रह गया। एक तरफ बाबर ने काबुल के ऊपर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन काबुल ऐसी जगह नहीं थी जहां उसका मन लग सके। इसीलिए जैसे ही साल 1523 में उसके पास सिकंदर लोदी का निमंत्रण पहुंचा, उसके मन में हिंदुस्तान को लूटने का सपना एक बार फिर से जाग उठा। उसे समझ में आ गया था कि अब हिंदुस्तान में घुसने का सही समय आ चुका है।
एक साल बीता, साल आया 1524। बाबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि लाहौर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ा जाए। उस समय बाबर के मन में एक ही ख्याल था, वो ये था जहां पहुंचो लूटपाट और तबाही मचा दो। आपको बता दें कि साल 1524 में लाहौर नाम पूरे पंजाब इलाके का हुआ करता था। जब बाबर की सेना पहली बार लाहौर पहुंची तब उसने वहां अपने सैनिकों के लिए गढ़ बनाया और वापस काबुल की तरफ लौट गया। साल आया 1525। बाबर ने अपने सैनिकों से कहा, अब हमें दिल्ली की तरफ कूच करना चाहिए। बाबर की लीडरशिप में 17 नवंबर 1525 को उसकी सेना ने तब के पेशावर से बहने वाली हारू नदी को पार किया। इसके बाद बाबर और उसकी सेना सिंधु नदी की तरफ चलते रहे। हारू नदी को क्रॉस करने के बाद 28 दिनों में बाबर अपनी सेना के साथ सिंधु नदी के पास पहुंचा। 15 दिसंबर 1525 उसने सिंधु नदी को पार किया और अपनी सेना की गिनती की। इसके बारे में उसने बाबरनामा में लिखा है कि सिंधु नदी को पार करने के बाद मेरे पास अच्छे और बुरे सभी लड़ाकों को मिलाकर 12,000 की फौज थी। अपनी फौज की गिनती के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया। देखते ही देखते उसकी सेना ने अंबाला तक का सफर पूरा किया। रिटायर्ड कर्नल अजय सिंह अपनी किताब बैटल दैट शेप्ड इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि अंबाला पहुंचने के बाद बाबर के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके पास तकरीबन 12 से 15,000 के बीच की ही सेना थी, लेकिन वो जो 12 से 15,000 लुटेरे थे वो पूरी तरह से ट्रेंड थे। उन्हें अफगानिस्तान, पर्शिया, उज्बेकिस्तान में पहले से 8 से 9 लड़ाइयां लड़ने का अनुभव भी था। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबर अपने साथ एक ट्रेंड आर्मी लेकर चल रहा था। एक ट्रेंड फौज होने के साथ बाबर के पास 3 और ऐसी चीजें थी जिसका फायदा उसे पानीपत के मैदान में मिलने वाला था। पहली, उसकी सेना के पास खतरनाक तोपें थी, ऐसी तोपें जिनका इस्तेमाल उस समय भारत में नहीं होता था। दूसरी, उसकी सेना के पास माउंटेड आर्चर यानी घुड़सवार तीरंदाज भी थे। और तीसरा, उसकी सेना के पास ऐसी खतरनाक मैच लॉक बंदूकें थीं जिसमें दूर से सैकड़ों सैनिकों के ऊपर निशाना लगाने की काबिलियत थी। बाबर अपनी सेना के साथ रोपड़ को पार करते हुए सरसावा पहुंचा। अब पानीपत की दूरी 129 किलोमीटर और बची हुई थी। सरसावा में पहुंचने के बाद बाबर ने अपने सैनिकों से कहा था कि आसपास के गांव में तबाही मचाना शुरू कर दो और गांव वालों की बैलगाड़ी को छीनकर अपनी सेना में शामिल करो। सरसावा के आसपास के गांव में उसकी सेना ने भयंकर तबाही मचाई और गांव वालों की बैलगाड़ियां तक की चोरी कर ली। उन बैलगाड़ियों को अपनी सेना में शामिल करना भी बाबर की खतरनाक रणनीति का हिस्सा था। बाबर ने अपनी सेना को सरसावा से दक्षिण की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। तारीख आई 1 अप्रैल साल 1526। उसकी सेना बढ़ती गई और पहुंच गई पानीपत, जहां उसकी सेना ने अपनी छावनी बनाई। जिस जगह बाबर की सेना ने अपनी छावनी बनाई थी, आज भी वहां बाबरपुर नाम का गांव स्थित है। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज वो खबर आने वाली थी जिस खबर की वजह से बाबर की रातों की नींद उड़ गई थी। बाबर के दूतों ने उसे बताया कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से बड़ी सेना है, घुड़सवार हैं और मजबूत हाथी हैं। इस खबर के साथ ही बाबर की सेना में हड़कंप मच गया। दिल्ली सल्तनत की ताकत को देखते ही बाबर के सैनिक युद्ध में पीछे हटने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि इब्राहिम लोदी के पास बाबर से 5 गुनी ज्यादा विशाल सेना है और मैदानी इलाके में युद्ध लड़ने के लिए बड़ी सेना जरूरी है। तब बाबर ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि हम युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हम युद्ध को यहीं पानीपत के मैदान से ही लड़ेंगे। इसी के साथ बाबर ने अपने सैनिकों को डिफेंसिव फॉर्मेशन तैयार करने का भी आदेश दे दिया। उसका साफ साफ कहना था कि दुश्मनों को अपने पास आने दो, उसके बाद ही हमें हमला करना है। इसी के साथ बाबर ने अपनी स्ट्रेटजी बनाते वक्त कहा था, चक्रव्यूह कुछ ऐसा होगा कि एक तरफ पानीपत की दीवार रहेगी और दूसरी तरफ यमुना नदी, और बीच में हम कई जगह खाई बनाएंगे। बाबर की स्ट्रेटजी के अनुसार उन खाइयों या फिर यूं कहें उन गड्ढों के ऊपर पत्ते, नुकीली लकड़ियां और हथियारों को फिट कर दिया गया था। इस स्ट्रेटजी का मकसद ये था कि दिल्ली सल्तनत की सेना को दूर से पता ही ना चले कि बीच बीच में 25-25 फीट के गड्ढे हैं। इस स्ट्रेटजी के बाद बाबर ने जिन बैलगाड़ियों को आसपास के गांव वालों से लूटा, तकरीबन 700 बैलगाड़ियों को किसी रेल की तरह खड़ा कर दिया गया। सभी बैलगाड़ियां मोटी मोटी चमड़ी की रस्सियों से बंधी हुई थीं। बैलगाड़ियों के बीच में बची जगह में बाबर की खतरनाक तोपें खड़ी हुई थीं। इसके बाद बाबर ने पानीपत शहर को चारों तरफ से बंद करवा दिया।
जिसकी वजह से यह तय हो गया कि अब शहर की तरफ से कोई अटैक नहीं हो पाएगा। पानीपत के मैदान में बाबर ने अपनी सेना को 3 विंग्स में डिवाइड किया, राइट, लेफ्ट और सेंटर। तीनों विंग्स के आगे बहुत सारे स्काउट खड़े किए जिनका काम था दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन को पास करना। उनके पीछे थे डीलेइंग ट्रूप्स जिनका काम था दुश्मन की सेना में कैजुअलिटीज करना और उन्हें सेंटर विंग्स की तरफ खींचना। लास्ट में थी बाबर की मेन फोर्स जो कि 3 विंग्स में डिवाइड थी। सेंटर विंग्स के लास्ट में खुद बाबर था। राइट विंग को बाबर का बेटा हुमायूं लीड कर रहा था और लेफ्ट विंग को बाबर का खास मोहम्मद मिर्जा लीड कर रहा था। सबसे लास्ट में बाबर की सेना के रिजर्व्स खड़े हुए थे जिनका काम था युद्ध के बीच में अचानक से हमला करते हुए युद्ध के रुख को पूरी तरह से बदल देना। हिस्टोरियंस बताते हैं कि जब इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की तरफ बढ़ रही थी तब बाबर के स्काउट्स लगातार उसके पास इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे थे। इब्राहिम लोदी की सेना में सिस्टम और प्लानिंग की जबरदस्त कमी थी। जब वो सेना बाबर की तरफ बढ़ रही थी तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भीड़ का झुंड आगे बढ़ रहा हो जिसके पास केवल संख्या बल ज्यादा थी लेकिन वॉर की प्लानिंग जीरो थी। इस कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इब्राहिम लोदी की सेना में रियासतदारों की सेना जुड़ी हुई थी। उन लोगों की कभी साथ में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी, इसलिए कई इतिहासकार इब्राहिम लोदी की सेना को आर्मी मानने से भी इनकार करते हैं। वो तो उसे कबीलों का झुंड कहते हैं। काबुल से दिल्ली की तरफ चली बाबर की सेना और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के सामने छावनी डाली और आक्रमण का इंतजार करने लगी। बाबर के पास कम सैनिक थे इसलिए वो पहले हमला नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी ने भी पहला वार करने से मना कर दिया था। इंतजार की घड़ी बढ़ती जा रही थी। तब बाबर ने एक तरकीब खेली। उसने अपने 3 से 4 हजार लड़ाकों को इब्राहिम लोदी की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भेज दिया। हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना ने बाबर की उस सर्जिकल स्ट्राइक को फेल कर दिया था और बाबर के 4000 सैनिकों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन उस स्ट्राइक के बाद बाबर का एक मकसद पूरा हो गया। वो ये था कि इब्राहिम लोदी को लगा कि उसकी सेना ने 4000 सैनिकों को वापस भेज दिया तो बाकियों को भी आसानी से खत्म कर देगी। इसीलिए इब्राहिम लोदी के सब्र का बांध टूट गया और उसने 21 अप्रैल साल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में बाबर की सेना के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया और साथ में कहा, सामने खड़े बाबर और उसके सैनिकों को जन्नत की सैर करवा देना। बाबर और उसकी ट्रेंड सेना यही चाहती थी। वो अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ इब्राहिम लोदी की सेना का इंतजार करने लगी। युद्ध का विगुल बजा। दिल्ली सल्तनत की सेना विशाल हाथी और घोड़ों के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना के पास पहुंचने वाली थी, उनके हाथी और घोड़े बड़े बड़े गड्ढों में गिरना शुरू हो गए। उन गड्ढों में पहले से नौकीले हथियार थे जिससे इब्राहिम लोदी के घोड़े और हाथी घायल होने लगे। जब तक इब्राहिम लोदी की सेना गड्ढों से बाहर निकलती, बाबर की तोपों ने हमला शुरू कर दिया। उन तोपों की आवाज इतनी तेज थी कि इब्राहिम लोदी के हाथियों ने अपनी सेना से बगावत कर दी और अपने ही सैनिकों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और उसने तुलुगमा रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उसके घुड़सवार तीरंदाज यानी माउंटेड आर्चर पीछे से आए और गड्ढों में गिरे इब्राहिम लोदी के सैनिकों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। 21 अप्रैल साल 1526 की सुबह करीब 8 से 9 बजे तक इब्राहिम लोदी की सेना के अंदर मिसमैनेजमेंट दिखना शुरू हो गया। ये वही समय था जब इब्राहिम लोदी के सेनापति ने उससे कहा, आप अभी युद्ध छोड़कर चले जाइए, इस बाबर से हम बाद में युद्ध कर लेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने अपने सेनापति की इस सलाह को मानने से मना कर दिया और यहीं उससे एक बड़ी भूल हुई, जिसके अंजाम की वजह से भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया था। दरअसल युद्ध के इस पड़ाव में जब पानीपत की पहली लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई थी और इब्राहिम लोदी की सेना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, तब इब्राहिम की सेना का मानना था कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो बाबर के पास वापस लौटने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास सेना बहुत कम थी। लेकिन तभी इब्राहिम लोदी ने जल्दबाजी दिखाई और भारत के भविष्य में बाबर नाम का अध्याय जोड़ दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि इब्राहिम लोदी ने पीछे के योद्धाओं के आगे आने का इंतजार नहीं किया और जल्दबाजी दिखाते हुए खुद युद्ध के मैदान में आगे चला गया। बाबर को इसी पल का इंतजार था। बाबर ने अपनी सेना को पूरा जोर लगाने का आदेश दिया। बाबर और उसके सभी सैनिकों का एक ही लक्ष्य था। वो लक्ष्य कुछ और नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी का कटा हुआ सर। बाबर की पूरी सेना ने मिलकर इब्राहिम लोदी के ऊपर टारगेटेड हमला किया और कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर हिंदुस्तान के भविष्य को सता रहा था।
दिल्ली सल्तनत के तब के सुल्तान इब्राहिम लोदी का कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश किया गया। इसके बाद बाबर ने वही किया जिसके लिए मुगल मशहूर रहे हैं। उसने इब्राहिम लोदी के जख्मी सैनिकों के भी सर धड़ से अलग करने का आदेश दिया और उनके सर से पानीपत के मैदान में एक 35 फुट का पहाड़ बना दिया, सिर्फ इसीलिए कि आने वाला इतिहास याद रखे कि पानीपत की जमीन में बाबर आया था। 21 अप्रैल साल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में लड़ी गई पहली लड़ाई केवल 6 घंटों में खत्म हो चुकी थी। अगर उस लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने जल्दबाजी न की होती तो आज हम बाबर, अकबर और औरंगजेब का इतिहास अपने टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ रहे होते। भारत का भविष्य कुछ और होता। क्या आप दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ भारत के गौरवशाली इतिहास को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान। शुक्रिया।